हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? क्या बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब कुछ एकदम ठीक है, बेहतरीन है, तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दीजिए। जय हिंद के साथ हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी चीते की फुर्ती के साथ। बहुत बढ़िया। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्रेपोजिशंस पार्ट वन। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए मज़ेदार है कि ये आपको बार बार परेशान करता है। देखिए, आपको समझ में नहीं आता है मेरा गलत क्यों हो रहा है ना। तो ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है। अभी तक जो हमने टॉपिक्स करे हैं ना, कंडीशनल्स और क्लोज टेस्ट किए हैं, और क्लोज टेस्ट में दिक्कत आई हो सकती है। एक बार ज़रा मुझे स्कोर बताइए डीपीपी का कि कितना स्कोर रहा। स्कोर बताइए एक बार डीपीपी का। अच्छा, आज टेंस था क्या तुम्हारा? अच्छा जी, एक मिनट रुको। कौन सा वाला बैच है? शौर्य दो बैच हो जाते हैं ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तुम नए वाले बच्चे हो? अच्छा, चिंता नहीं है। टेंस था तो टेंस पढ़ा देंगे, दिल छोटा नहीं करो। सब है तुम्हारा भाई, देखो पहले अपना काम करके रखता है। पहले ही सारा कंटेंट बना हुआ है पूरे वीक का। समझ रहे हो? ऐसे करता हूँ भाई मैं काम। कोई दिक्कत नहीं छोटी मोटी, ताकि अगर मेरे से गलती हो जाए तो उसका खामियाजा बच्चे को ना भुगतना पड़े। तो टेंसेस पढ़ाना ना, ये लो भाई टेंसेस लो तुम, ताज़ा टेंसेस। प्रेपोजिशन भी पढ़ाएंगे, जो वक्त आएगा प्रेपोजिशन भी पढ़ाएंगे। एक्चुअली आज मेरी एक और बैच है शौर्या, जो हमारा स्टार्ट हुआ था पहले, वो पुराना बैच है हमारा। तो ये जैसे शौर्या 2.0 2025 है ना, वो शौर्या 2.0 नहीं है, वो सिर्फ शौर्या है। तो वहाँ पे आज प्रेपोजिशंस करानी है। उनका क्लोज सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना, उनका क्लोज टेस्ट भी हो चुका है। तो उनको समझ में आ गया कि कितना रीडिंग बेस्ड है, वो बच्चा काफ़ी रीडिंग वीडिंग कर रहा है। ठीक है, तो आप थोड़े अलग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम्म। नहीं, ये आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, एक बार आपका वो और खोल लेते हैं, जिसे आप प्यार से स्लाइड मैप कहते हैं। क्योंकि इसके बिना मज़ा नहीं आएगा। पोल करेंगे आज हम काफ़ी सारे, क्वेश्चंस भी आज थोड़े ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो चैप्टर है टेंसेस, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को अक्सर परेशान कर सकता है। उसके कई सारे रीजंस हैं, मैं आज आपको रीजंस भी बताने वाला हूँ। क्यों हो गया भाई? ये तो बहुत परेशान कर रहा है यार आज। आपने टेंसेस पढ़े क्लास सिक्स्थ में,
सेवेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, और उसके बाद रिपीटेडली टेंसेस आते जाते हैं, आते जाते हैं, बार बार टेंसेस आपको पढ़ना पड़ते हैं। बार बार टेंसेस करने के बाद भी आप टेंसेस को बढ़िया से कर नहीं पाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि अगर मैं सीधे अभी भी टेंसेस के क्वेश्चंस करा दूंगा ना, बहुत सारों के गलत हो जाएंगे। उसका रीज़न क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ाए हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आपको नहीं आता है तो आप टेंसेस में भी गोते खाएंगे, 100% आपसे टेंसेस नहीं बनेगा अगर आपको 8 यूनिवर्सल रूल्स नहीं आते हैं अच्छे से। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक्स के लिए। तो अगर ये भी नहीं आता है तो भी आपको टेंस में प्रॉब्लम होगी, कि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। पहले मैंने ये क्यों पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। रूट वर्ड्स पार्ट 1, रूट वर्ड पार्ट 2 ये इसलिए है कि आप एक अपना वोकैब रजिस्टर बना रहे हैं। ठीक है, वोकैब रजिस्टर बना लें, वहां से वोकैब लर्न करें, वहां से वोकैब तैयार करें। आत्मा आपकी हमारी सबकी तरफ रहेगी। आज का जो टॉपिक है टेंस, बढ़िया टॉपिक है। आज आप मेरे साथ जानेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स, सारे नहीं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स, साथ में इस पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज आप करने वाले हैं मेरे साथ, वो है वोकैबलरी। तो कुछ वोकैबलरी भी है जो आपका इंतजार कर रही है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शैल वी स्टार्ट? हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज करा देते हैं, चैट बंद कर देंगे। रुक जाओ। ठीक है भाई, टेक्निकल टीम को बोल दिया है, आपका वॉल्यूम भी देख लिया जाएगा, मतलब क्लास का वॉल्यूम। चलिए तो शुरू करते हैं, टेंस विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। तो देखो टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस पहले समझने की कोशिश करते हैं होते क्या हैं और बताते क्या है। जब भी मैं आपसे पूछूंगा टेंस क्या होते हैं, कितने सारे टेंस होते हैं, तो आप क्या कहते हैं, आप सीधे बता देते हैं, सर हमारे पास एक तो प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, और एक फ्यूचर टेंस होता है। और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ये क्या बताते हैं, तो आप मुझे सीधे कह दो कि सर टाइम बताते हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो टाइम है, तो टेंसेस टाइम बताता है, मैं मान लेता हूं आपकी बात। लेकिन ये कौन है? इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये कौन है? अगर आप इनके पे गौर करेंगे तो ये बेसिकली नेचर ऑफ एक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? नेचर ऑफ एक्शन। और ये दोनों चीजें मिलके टाइम और नेचर ऑफ एक्शन मिलके टेंस बनता है। तो जब भी आप कहते हैं टेंस, तो टेंस बताता है दो चीजें, एक बताता है टाइम और एक बताता है नेचर ऑफ एक्शन। थोड़ा सा और समझते हैं इसे। जैसे ये तो बता देगा कि काम कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, या फ्यूचर में हुआ। अब ये प्रेजेंट में भी हुआ तो प्रेजेंट में हो चुका था, या प्रेजेंट में हो रहा है, या प्रेजेंट में हो रहा था, या पास्ट में हो रहा था, या फ्यूचर में हो रहा होगा। तो हो रहा है, हो रहा होगा ना, ये नेचर ऑफ एक्शन बताता है। इनडेफिनेट था, लगातार हुआ, हो चुका, हो गया, ये सारी चीजें कौन बताता है? नेचर ऑफ एक्शन बताता है। कौन? ये टेंस। तो टेंस दो चीजें बताता है, एक बताता है टाइम और एक नेचर ऑफ एक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात सबको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। शैल वी मूव फर्दर? जल्दी जल्दी बताइए।
तो चलिए एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले उठाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसके बारे में जरा गहराई से जानते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के साथ सीधे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एस और एस कब लगती है और कब नहीं लगती है, ये बात तो आप मेरे साथ पहले ही जान चुके हैं 8 यूनिवर्सल रूल में, तो उसकी बात नहीं करूंगा। पर आपको पता है सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बताता क्या है, सबसे पहली चीज क्या बताता है, सबसे पहली चीज ये बताता है हैबिचुअल एक्शन। दूसरी चीज ये बताता है यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर जनरल ट्रूथ। हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ। यार और क्या बताता है ये, बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टेंस है। हाँ, प्रेजेंट नरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको फ्यूचर भी बताता है। हाँ जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर भी बताता है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से फ्यूचर बताता है, जिसमें तुम्हारा पहला तरीका है कंडीशनल सेंटेंसेस। दूसरा तरीका है फिक्स्ड या फिर रोटेशनल एक्शंस। और तीसरा और मजेदार तरीका है ऑफिशियल प्लान्स। और इस तरीके से ये बहुत ही रिच टेंस होता है। आप देख रहे हैं इतना रिच टेंस है, इतनी सारी चीजें बता रहा है, और सिंपल सा है। सिंपल सा क्या है, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं, हैबिचुअल एक्शन भाई आपके रेगुलर भी हो सकते हैं, ये आपके इरेगुलर भी हो सकते हैं। बस आप ये समझ लीजिए ये हैबिचुअल है, आपकी आदत जैसी है। जैसे मैं कहूं आई प्ले द गिटार, या फिर शी वर्क्स विद एन MNC मल्टीनेशनल कंपनी। दे ऑफन पे अ विजिट हियर। अब जरा ध्यान लगाइए और देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है आई प्ले द गिटार, मैं गिटार बजाता हूं। टाइम पता है कब बजाता है, बस कह रहा है मैं बजाता हूँ। मूड अच्छा होता है तो बजा सकता है, ये भी हो सकता है आज बारिश हुई है तो गिटार बजा रहा है ना, आज दिल टूटा है तो गिटार बजा रहा है, कुछ भी हो सकता है। शी वर्क्स विद एन MNC, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करती है, तो फिक्स एम्प्लॉय है, टेम्परेरी एम्प्लॉय है, एडहॉक बेसिस पे है, कुछ ऐसा नहीं पता है। पर ये पता है ये इसका हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलर करती है, महीने पे करती है, एक दिन करती है, वी डोंट हैव एनी आइडिया, बट स्टिल वी हैव टू फ्रेम दिस सेंटेंस इन
प्रेजेंट इंडेफिनिट। दे ऑफन पे अ विजिट हेयर, वो अक्सर यहाँ आते हैं। तो यहाँ उसने बता भी दिया अक्सर, उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो चाहे रेगुलर एक्शन हो या इरेगुलर एक्शन हो, सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के, बस। अच्छा, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई जनरल ट्रूथ है, कोई कहने वाली बात है, कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है ना, तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस आप किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। कोई भी मुहावरा, लोकोक्ति, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई फैक्ट है ना, कोई कहने वाली बात है, जैसे मैं कहूं द सन शाइन्स ब्राइटली, या फिर आपने कहा द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, या फिर गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प themselves, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। तो ये सारी की सारी कहने वाली बात है। अब एक बात सोचो यार, प्रेम चोपड़ा मानेगा इस बात को, कोई आतंकवादी मानेगा इस बात को कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं? बहुत सारे लोग इसको नहीं मानेंगे। बट ये वाली बात क्या है, ये क्या है, एक जनरल ट्रूथ है, ये लोग इसमें मान्यता रखते हैं। तो मान्यता रखने वाली बातें हो गई, या पक्की बात जैसे द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये तो 100% बात है ना, साइंटिफिक फैक्ट है। तो चाहे साइंटिफिक फैक्ट हो या कहने वाली बात हो, है ना, इस तरह की सारी चीजें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप मेंशन करें या ना करें, इसमें यू होता ही है, हर बार होगा। यही वाले सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा कैच इट, रन फास्ट, स्टैंड अप, रिमेंबर टू बाय बनानास, भाई केलों का ध्यान रखना, केले रखना, लेना, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, ये कैच इट, रन फास्ट, स्टैंड अप, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेंशन करो या ना करो, यू है। अगर मैंने कहा कैच इट तो क्या मतलब हुआ, कैच इट, यू कैच इट, सिट डाउन, यू सिट डाउन, स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, शट अप, यू शट अप, या फिर रिमेंबर टू बाय बनानास, केले लेते आना, किससे कह रहे हो, यू से। मेंशन करोगे या ना करोगे, इसमें यू हमेशा अंडरस्टूड होता है, और इसलिए सब्जेक्ट के साथ सीधे फर्स्ट फॉर्म आती है। सब्जेक्ट दिखता नहीं है पर होता है। ऐसे सेंटेंसेस को इंपैरेटिव कहते हैं और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। इंपैरेटिव का मतलब बेसिकली होता है रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, फेवर, किसी से कुछ कहना चाह रहे हो ना। जैसे कैचर्ट क्या है ना, ये एक बस आस्क किया आपने किसी को। रन फास्ट एडवाइस जैसा हो सकता है, स्टैंड अप ऑर्डर हो सकता है, रिमेंबर टू बाय बनानास रिक्वेस्ट जैसा हो सकता है अगर प्लीज लगा दोगे। तो ये सारे इंपैरेटिव कराते हैं। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, बचपन में पढ़ चुके हैं, क्लासेस में, छठी सातवीं छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब आता है सर ये फ्यूचर कैसे होता है, नहीं प्रेजेंट नरेटिव क्या होता है। प्रेजेंट नरेटिव होता है कुछ सामने हुआ और तुमने उसे वैसे ही व्यक्त कर दिया। जैसे मैं कहूं अरे बच्चा गिर गया, लो भाई लो बारिश आ गई, इंडिया का एक विकेट और गिर गया, बीजेपी इलेक्शन जीत गई, ठीक है, आतंकवादी पकड़ा गया, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल तुम्हारे सामने हो रही है, लाइट भाग गई, ये सारे क्या है, प्रेजेंट नरेटिव है। जैसे आपने कहा, आपने ये अक्सर आप कहाँ देखेंगे, कमेंट्री में देखेंगे, कमेंट्री हो रही है, ये आपको खूब देखेंगे। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में नरेट कर रहे हैं, जो प्रेजेंट की बात है आपके सामने हो रही है, आप हाथों हाथ बता रहे हैं। जैसे आपने कहा हियर कम्स रेन, क्या मतलब हुआ, लो भाई लो बारिश आ गई, हियर कम्स रेन। या फिर ये सुना होगा आपने, धोनी गोस फॉर द बिग वन, ये मारा धोनी ने बड़ा शॉट। इसका मतलब ये नहीं कि धोनी जाता है, जा आवा नहीं रहा है धोनी कहीं,
कभी तुम कहो गोस है तो जाता होगा, नहीं, इसका मतलब ही नहीं है कि धोनी जाता है बड़े वाले के लिए, ये मतलब नहीं है, ये मारा धोनी ने बड़ा शॉट, ये मतलब है। तो मारता है नहीं कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हैबिचुअल नहीं है, प्रेजेंट नरेटिव है, जो सामने हुआ उसी को व्यतीत मतलब व्यक्त कर रहे हैं आप। ठीक है, या फिर द कैप्टन लीव्स द ग्राउंड, प्रेजेंट नरेटिव है, कुछ ऐसा जो प्रेजेंट में आपके सामने हो रहा है और आप व्यक्त कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं भाई किसमें, कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे एक कंडीशन होती है और एक मुद्दे की बात होती है। जैसे मैं कहूं अगर मेरे साथ चलोगे तो बिरयानी खिलवाऊंगा, कंडीशनल सेंटेंसेस है। मुद्दे की बात क्या है, बिरयानी खिलवाऊंगा, कंडीशन क्या है, मेरे साथ चलोगे। मैं कहूं अगर रीडिंग करोगे तो बढ़िया नंबर आएंगे, तो कंडीशन क्या है, रीडिंग करोगे, मुद्दे की बात क्या है कि बढ़िया नंबर आएंगे। हमेशा दो सेंटेंसेस होंगे। तो जो कंडीशनल वाला है, जो कंडीशनल वाला सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे सेंटेंस आपने देखा, आई विल हेल्प यू इफ इफ यू विल पे मी। अक्सर एग्जाम में इस तरीके से सेंटेंस आता है, ये कह रहा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कब करूंगा, इफ यू विल हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करोगे। तो भाई ये वाला विल नहीं आएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज है। इफ लग गया ना, ये कंडीशनल क्लॉज हो गया, इसमें विल विल का कोई काम नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, यू के साथ सीधे फर्स्ट फॉर्म पे, और वही फ्यूचर बताएगी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर बताएगा। जैसे शी कैन विन प्रोवाइडेड आई हेल्प हर। तुम कह रहे हो वो जीत सकती है बशर्ते, तो प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्ते, शर्त यह है, इस शर्त पे, ये वाला सेंस देता है प्रोवाइडेड। तो कह रहा है वो जीत सकती है, फ्यूचर बता रहा है, शी कैन विन प्रोवाइडेड आई हेल्प, अगर मैं उसकी मदद करूं। तो करूं का मतलब क्या है यार, या करता हूं, दोनों सेंस दे रहा है, पर बात फ्यूचर की हो रही है, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर है। पहले वाला सेंटेंस भी फ्यूचर में, दूसरा भी फ्यूचर में, पर दूसरे में मॉडल नहीं लगेगा, बिना मॉडल के बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे और वो फ्यूचर बताएगा। एक सेंटेंस और देख लीजिए, कह रहे हैं अनलेस शी स्लीप्स वेल। इस बार मैंने कंडीशनल क्लॉज पहले लिख दिया है ना, ये अनलेस वाला कंडीशनल क्लॉज है, जैसे यहाँ पे प्रोवाइडेड वाला कंडीशनल क्लॉज था, तो मैंने यहाँ पे अनलेस पहले लिख दिया। अनलेस शी स्लीप्स वेल क्या मतलब होगा, जब तक वो अच्छे से नहीं सोती है, या जब तक वो अच्छे से नहीं सोएगी, दोनों सेंस है, सोती है या सोएगी। तो अनलेस शी स्लीप्स वेल शी कैन नॉट स्टे फिट, वो फिट नहीं रह सकती। कब तक फिट नहीं रह सकती, जब तक वह, अनलेस शी स्लीप वेल, जब तक वो अच्छे से नहीं सोती है या नहीं सोएगी, दोनों सेंस हैं इसके। ठीक है, बट यहाँ पे विल शैल कुछ नहीं आएगा, सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ऊपर वाला भी जो अंडरलाइन किया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, विल शैल नहीं लगाएंगे, इसी तरह का एरर आता है इसमें। अब हम बढ़ते हैं आगे, फिक्स्ड या रोटेशनल एक्शन क्या होते हैं। एक ऐसी चीज जो बार बार होती है आपके साथ, है ना, फिक्स्ड या रोटेशनल एक्शन है। जैसे आप दिवाली मनाते हैं, मैं तुमसे पूछूं भाई दिवाली कब मनाओगे या कब मनाते हो, तो तुम मुझसे कहो तो दिवाली तो हम अर्ली विंटर में मनाएंगे, ये नहीं कहोगे, मनाते हैं बोलते हो। तो इस तरह के सारे सेंटेंस जो फिक्स या रोटेशनल फ्यूचर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। जैसे वी सेलिब्रेट दिवाली इन अर्ली विंटर्स, जब विंटर्स शुरू होते हैं, ताजी ताजी बात होती है, तब हम दिवाली मनाते हैं। या फिर
आप जानते हैं यूजुअली जो मूवीज होती हैं वो फ्राइडे में ही रिलीज होती हैं। तो किसी ने पूछा भाई मूवी आ रही है बहुत खतरनाक भूत की ऐसी मूवी है, तुम देख लोगे ना, डर जाओगे, दिमाग से भूत निकलेगा नहीं, हर समय दिन में मार्केट में भी भूत दिखेंगे तुम्हें। अच्छा कौन सी मूवी है, कब आ रही है? द मूवी रिलीज दिस फ्राइडे, इसी फ्राइडे रिलीज होगी या हो रही है, दोनों सेंस दे रहा है। और रोटेशनल या फिक्स एक्शन को आप ऐसे यूज करते हैं। कोई ट्रेन है, आपको पता है ट्रेन है, फ्लाइट है, उसके टाइम फिक्स होते हैं, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं कि द नेक्स्ट ट्रेन फॉर दिल्ली अराइव्स, बोलेंगे अराइव्स एट 9 AM। अगली ट्रेन दिल्ली के लिए 9 बजे आती है या आएगी? दोनों सेंस दे रहा है। सेंस क्या है इसका कि ये आप बताए ना क्या चाह रहे हैं, रोटेशनल फिक्स एक्शन है। ये नहीं बोल रहे आएगी, आएगी का मतलब है एक ही बार आएगी, पर यूजुअली हमें पता है ज्यादातर ट्रेन का टाइम फिक्स होता है ना, तो स्पेशल ट्रेन होती है उनका भी टाइम फिक्स होता है, तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं, फ्यूचर में नहीं बनाते हैं। फिर आ जाते हैं ऑफिशियल प्लान। ऑफिशियल प्लान का मतलब है कुछ ऐसा जो डिसाइड हो गया है, डिसाइडेड है और ये हो गई। ये ज्यादातर क्या होता है, सरकारी काम, फॉर्मल चीजें, ऑफिस से रिलेटेड होता है। जैसे द पार्लियामेंट पासेस द बिल टुडे, पार्लियामेंट आज बिल पास करेगा या करता है, दोनों सेंस है भाई ना। करता है ज्यादा बढ़िया नहीं सुन रहा है यहाँ पे, ज्यादा बढ़िया यहाँ पे क्या है, करेगा, तो ये क्या हो गया, ऑफिशियल प्लान हो गया ना। द पार्लियामेंट पासेस द बिल टुडे। या फिर जैसे देश में कोई बड़ा फैसला चल रहा है ना, कोई कोई बड़ा कोई केस चल रहा है और उसका फैसला आना है, तो आपने देखा होगा अक्सर आता है अखबारों में, द कोर्ट रिलीजेस जजमेंट टुमारो, द कोर्ट रिलीज द वर्डिक्ट टुमारो। तो वर्डिक्ट, ये जजमेंट हम क्या करें, हमें पता है कल ही होना है, तो विल शेल से नहीं बनाएंगे हम इसे। हम ये क्योंकि ऑफिशियल प्लान है, डिसाइडेड चीज है, तो हम इसको किससे बनाते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने क्या पढ़ाया इसमें आपको, मैंने आपको बताया ये बड़ा मजेदार टेंस है। ये टेंस तो एक है पर इसकी एप्लीकेशन एक से बहुत ज्यादा है, मतलब इसके यूसेस बहुत ज्यादा है। ये हैबिचुअल एक्शन में भी यूज होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ भी बताएगा, ये साथ ही साथ प्रेजेंट नैरेटिव भी कहीं चाहिए तो यूज होगा। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा यही यूज होता है, और कंडीशनल सेंटेंसेस में फ्यूचर बताता है, रोटेशनल फिक्स्ड एक्शन के थ्रू फ्यूचर बताता है, ऑफिशियल प्लान के थ्रू फ्यूचर बताता है। पर बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। देखो हमेशा आपको इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखने को मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको हमेशा इसमें देखने को मिलेगी। देखो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया है तो थम्स अप PW टाइगर बना दीजिए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द या खाज है तो पूछ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले टेंस की, जिसका नाम है इंडेफिनिट। अब आगे की कहानी ना आसान है, सबसे मुश्किल इन तीनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही था, सबसे रिच टेंस वही था। बट ये रिच तो नहीं है, वास्ट बहुत है, इसका यूसेज सबसे ज्यादा है, पूरी अंग्रेजी भाषा में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस ये वाला है। ये अभी समझ में आ जाएगा क्यों, और कितना आसान। सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है बस, और मैंने आपको बताया था 8 यूनिवर्सल रूल में भी, दिस इज द ओनली टेंस वेयर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ यही एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, बताया था ना। तो कहाँ कहाँ यूज होता है ये,
भाई ये बताता है तुम्हें हिस्टोरिकल फैक्ट। कभी भी बताने इससे बताओगे, या फिर तुम्हें कभी उसमें प्रेजेंट नरेटिव था तो इसमें पास्ट नरेटिव है, उसमें प्रेजेंट नरेटिव था ना, इसमें पास्ट नैरेटिव है। वो हैबिट वो क्या था, यूनिवर्सल ट्रुथ था, ये पास्ट के फैक्ट बताता है। ठीक है, पास्ट नैरेटिव है। तीसरी चीज, अक्सर इसके साथ तुम्हें देखने को मिलेगा पास्ट टाइम वर्ड। पास्ट टाइम वर्ड क्या होता है, अगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, कोई और टाइम दिया हुआ है, 1947, लास्ट अगस्त, ये सारे के सारे क्या हैं, पास्ट टाइम वर्ड है। तो आप इन्हें पास्ट टाइम में भी यूज कर सकते हैं, मतलब पास्ट टाइम वर्ड जहां भी दिखे समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी नरेट कर रहे हैं, ये बताता क्या है, एक चीज और याद रखिए, एक्शंस विच टुक इन द पास्ट। ठीक है, अब एक मजेदार बात इसके बारे में याद रखिएगा, चाहे सेंटेंस 1 मिनट पुराना हो या 1000 साल पुराना हो, आप बनाएंगे सेंटेंस को किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, मैं दिखाता हूं इस पर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन से ज्यादा बढ़िया समझ में आता है। शी हैज लेफ्ट द रूम 2 मिनट्स अगो। ठीक है, अब आदमी सोचता है 2 मिनट पहले की बात है, तो कह रहा है वो चली गई है, शी हैज लेफ्ट, वो जा चुकी है 2 मिनट पहले। ना ना ना, नहीं बोल सकते भाई, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आ गया अगो। 2 मिनट पुरानी बात है, तो 1 मिनट पुरानी बात हो या 1000 साल पुरानी बात हो, आप सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, तो हैज लेफ्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट के साथ सीधे सेकंड फॉर्म, शी लेफ्ट द रूम 2 मिनट्स अगो, ऐसे बनता है सेंटेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कब आएगा, ये आप आगे जानेंगे, फिलहाल ये जानिए कि अगो लगा है तो बात खत्म हो गई। ठीक है, जैसे मोहम्मद गौहरी इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम्स। तो कह रहे मोहम्मद गौरी ने भारत पे कई बार आक्रमण किया था। अब तुम कहोगे तो बड़ी पुरानी बात है, हाँ जी, कितनी भी पुरानी बात हो, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एक हेड चिपका हुआ दिखता है, ये हेड नहीं आएगा, सीधे इन्वेंटेड आएगा, सब्जेक्ट के साथ सीधे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तभी तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो मैंने दिखाई तुम्हें एक 2 मिनट पुरानी बात और एक काफी साल पुरानी बात। ठीक है, दोनों ही केस में सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, तो चाहे सैकड़ों साल पुरानी बात हो या 2 मिनट पुरानी बात हो, पास्ट इसी में बनाते हो। कुछ भी नरेट कर रहे हो, कोई बात बता रहे हो, जैसे मैंने तुमसे पूछा भाई कल संडे था क्या क्या किया, तो तुमने कहा मान लो आई वोक अप लेट, आई freshened up myself, I had breakfast, and then I watched TV for some time. After that, I called my friend and we decided to go swimming in the
नियर बाय रिवर। अब अगर आप देखेंगे यार तो सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बने हैं। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक है, अभी यहाँ पे टू आ गया तो टू के बाद आपने पढ़ा था हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है ना, और ये जिरंड है तो इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे क्या रहा है, ये कह रहा है कि भाई कोई भी बात अगर तुम्हें बतानी है, भाई 1 मिनट पुरानी हो, 1000 बार पुरानी हो, तुम्हें कुछ भी पास्ट का बताना है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगा के बता दे भाई, बस, और कोई चक्कर नहीं है। और तेरे को हेल्प करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ये भी है ना, पास्ट टाइम वर्ड से भी तू इन्हें पहचान सकता है, हिस्टोरिकल फैक्ट से ही पहचान सकता है। जैसे मैं कहूं, मान लो इंडिया हैज गॉट इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो भारत को आजादी मिली है, नहीं 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 नहीं, मिली थी। तो सिर्फ गॉट आएगा, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, हिस्टोरिकल फैक्ट। तो सारे हिस्टोरिकल फैक्ट किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं। तो मैंने क्या बताया, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, इजीएस्ट टेंस है बट बहुत ही वास्ट यूज होता है। ठीक है, सारे एक्शन जो पास्ट में हुए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे, ये इनकी पहचान है। इस तरह से लास्ट अगस्त जैसे 1947 ये आ गया यहाँ पे ना, अगो वगैरह, ये सब आपको हेल्प करेंगे। ये पास्ट नैरेटिव भी बताता है, हिस्टोरिकल फैक्ट भी बताता है। जैसे ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, जैसे ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया है तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द है तो पूछिए। अब देखो, जिसको भी हेड में प्रॉब्लम है ना, वो जाके ये यूनिवर्सल रूल की क्लास देखे। उसके अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसे अभी पहचान नहीं है हेड कहाँ पे सेकंड फॉर्म है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म है, वो परेशान रहेगा। इसलिए जाके वो 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देखे। ठीक है, जिसको भी हैव हैज हैड में प्रॉब्लम है, एक पूरी क्लास में यही पढ़ाया है, तो वो जाके 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देखे। अभी आपका बैकलॉग है। देखो, बैकलॉग वो नहीं हो जाता तो तुम्हें लगता है, बैकलॉग वो होता है तुमने पढ़ लिया पर आता नहीं है ना, ये तो समझो। अगर तुमने वो देखा ही नहीं है तो वो तो है ही बैकलॉग, वो भी बैकलॉग है, तो तुमने पढ़ तो लिया है पर आता नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ 8 यूनिवर्सल रूल बैकलॉग रहेगा, कुछ नहीं आएगा। अब हेडिंग डालो। फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे आसान है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट बच्चा है छोटा। सब्जेक्ट लगाइए, विल लगाइए, शेल लगाइए, क्योंकि फ्यूचर बिना वेल शेल के तो नहीं आएगा। और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाइए। अब ये बताता क्या है, ये बताता है ऐसे एक्शंस विच आर लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। कुछ ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में होंगे, विच आर लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, जैसे मैंने कहा, आई शेल ज्वाइन अ न्यू क्लब। वी शैल स्टार्ट और कैफे, हम अपना कैफे शुरू करेंगे। शी विल कम टू सी अस, वो हमसे मिलने आएगी। ही विल नॉट अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं समझेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। लाइकली टू हैपन का मतलब है आपको फ्यूचर में कुछ भी लग रहा है। जब तुमने मुझसे पूछा सर आपकी क्लास है कल हमारे बैच में, मैंने कहा हाँ कल तुम्हारे साथ मैं क्लास कंडक्ट करूंगा। आई विल कंडक्ट अ क्लास विद यू टुमारो, आई शैल कंडक्ट अ क्लास विद यू टुमारो।
अब यहाँ पे एक परेशानी तुम्हें ये होगी कि सर कहीं शेल लगा दियो, कहीं विल लगा दियो, ये क्या चक्कर है? तो बड़ा आसान है, देखो देखो कितना आसान है। आई और वी के साथ यूज होता है क्या? शेल। कब? जब आपका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर, और कोई भावना नहीं है आपके मन में। लाइकली टू हैपन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? लाइकली टू हैपन, ठीक है। और इसी केस में अदर्स के साथ, अदर्स का मतलब है इसकी जगह जितने भी बचे, इसको छोड़ के, आई और वी को छोड़ के जितने भी बचे, ही शी ये पिटे सारे ना, शॉर्ट और ग्रामेटिकली समझते हो, और ग्रामेटिकली समझना चाहते हो तो ये समझ लो भाई, ये वाले हैं सारे फर्स्ट पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब इसके बाद अदर्स में आ गए तुम्हारे सेकंड और थर्ड पर्सन। इसमें ही शी इट यू पू सब आ गया है ना, यू हो गया सेकंड पर्सन, बाकी सारे थर्ड पर्सन। तो कुछ भी हो, इन सब के साथ आप यूज करेंगे वेल। कब? जब आप बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की। कैसा फ्यूचर? लाइकली टू हैपन, हो सकता है, होगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल रहे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी, लाइकली टू हैपन। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप दृढ़ संकल्प के साथ कहना चाहते हैं। कहने का मतलब है आप उन चीजों में बात कर रहे होते हैं, किसकी? पोएट की। पी ओ ई टी। अगर आपने पोएट की बात कर दी, पोएट का मतलब होगा पी स्टैंड्स फॉर प्रॉमिस, आप किसी से कोई वादा कर रहे हैं। ओ स्टैंड्स फॉर ओथ, या कोई शपथ ले रहे हैं। ओथ मतलब शपथ, या फिर किसी चीज पे जोर लगा के कह रहे हैं, एम्फेसाइजेशन कर रहे हैं, जोर लगा के कह रहे हैं ना। या फिर थ्रेट मतलब धमकी। कहने का मतलब है कोई वादा है, कोई शपथ है, कोई धमकी है, या कोई भी ऐसी बात है जिस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर लगा के कही जा रही है, तो कहानी बदल जाएगी। अब कहानी क्या बन जाएगी? अब कहानी कहेगी कि भाई आई और वी के साथ तो आप यूज करेंगे विल, और अदर्स के साथ आप यूज करेंगे शेल। अदर्स कौन थे? सेकंड और थर्ड पर्सन। आई और वी कौन थे? फर्स्ट पर्सन। इसीलिए तो जब आप किसी को धमकाते हैं, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आई विल किल यू, मैं तुझे जान से मार दूंगा। या फिर आई विल नेवर लेट यू डाउन, मैं तुम्हें कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा, या तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा। थोड़ा साफ लिखते हैं, वैसे ही तुम्हारे क्लास का कॉमन सेंस कम है। आई विल नेवर लेट यू डाउन। तो क्या मतलब हुआ कि मैं तुम्हें, आई विल नेवर लेट यू डाउन, कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, या तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। तो ये प्रॉमिस जैसा है। तो अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई वादा कर रहे हैं, या धमका रहे हैं आई विल किल यू, तो ये ऐसे ही बोलेंगे, कभी नहीं बोलेगा आई शेल किल यू। उसका मतलब होगा फ्यूचर में कभी मार दूंगा, लाइकली है कि मैं तुम्हें मार दूं, मौका मिले मार दूं। ऐसे आप नहीं धमकाते। आप किसी को धमकाते हैं तो तबीयत से धमकाते हैं, इसलिए कहते हैं आप आई विल नेवर लेट यू डाउन। अच्छा, एक और सेंटेंस देखिए। आई हो गया, ये हो गया भाई, एक सेंटेंस और देखो। ओथ से, जैसे आप कहते हो यू शेल ऑलवेज बी लॉयल टू योर नेशन। तो जब तुमसे शपथ दिलवाई जाती है, यही तो कहलवाया जाता है, कहो यू शेल ऑलवेज बी लॉयल, कि तुम हमेशा है ना वफादार रहोगे देश के प्रति। तो शेल यहाँ पे क्यों लगवाया जा रहा है? प्रॉमिस, ओथ, एम्फेसाइजेशन, या थ्रेट की बात हो रही है। या फिर मान लीजिए किसी ने आपसे कहा गॉड शेल नेवर फेल, भगवान कभी विफल नहीं होता, क्योंकि वो एसएस भी नहीं देता, एनडी का एग्जाम नहीं देता। तो गॉड शेल नेवर फेल का क्या मतलब है? भगवान कभी विफल नहीं होगा, ये वाला सेंस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है, तुम बेफिक्र रहो, भगवान तुम्हारे साथ है, भगवान शायद कभी विफल नहीं होगा। ये ऐसी वाली चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए यू शेल नेवर मिसबिहेव, धमका रहे तुम किसको? ओए
ऐसी बदतमीजी मत कर रहे हैं, दोबारा यहीं गाड़ दूंगा, यू शैल नेवर मिसबिहेव। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, जब तुम प्रॉमिस, ओथ, एम्फेसाइजेशन या थ्रेट करते हो। अब शॉर्ट में बताता हूँ इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब है कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट बताता है ऐसी चीजें जो लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर है। अब वो लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर भी हो सकती हैं या फिर पोएट में से भी हो सकती हैं। मतलब प्रॉमिस, ओथ, एम्फेसाइजेशन या थ्रेट जैसी फीलिंग भी उनमें हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मेट मिला वो मिला कि सब्जेक्ट के साथ विल और शेल लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो तुमने पूछा कि सर विल और शेल कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। मैंने कहा सबके साथ, सबके साथ विल आ जाएगा, सबके साथ शेल आ जाएगा। देखो सबके साथ लगा हुआ है, यहाँ पे आई के साथ शेल है, यहाँ पे आई के साथ विल है। इसी तरीके से यहाँ पे शी के साथ विल है, या शी कर लो या यू कर लो, यू के साथ विल होगा, यहाँ पे शेल भी लगा हुआ है, सब के साथ सब लग जाएगा। तो पता कैसे चलेगा, बड़ा आसान है, भावना का खेल है। अगर नॉर्मल फ्यूचर की बात है, लाइकली टू हैपन है, तो आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ अदर्स, अदर्स के साथ विल। अगर ये कहानी बदल जाती है, अगर ऐसा हो जाता है कि ये जो है आई और वी और अदर्स, अगर ये बात कर रहे हैं प्रॉफिस, ओथ, एम्फसाइजेशन या थ्रेट की, तो आई और वी के साथ विल और अदर्स के साथ शेल। क्लियर है, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस बहुत तड़प रहे हैं। देखो भाई रंशु पात्रल, अपने बाल खिंचवाने हैं खुद, तो मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हें। 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देखो। 8 यूनिवर्सल रूल का डाउट का मतलब है तुम खुद मुझसे कह रहे हो सर मेरे को लपेट दो, सर बहुत खाज है मिटा दो। अगर 8 यूनिवर्सल रूल का डाउट पूछोगे तो रगड़ दूंगा। बार बार कहा है कि 8 यूनिवर्सल रूल अच्छे से देखो जाके। चलो क्वेश्चंस लगाते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन, भैया क्वेश्चन कह रहा है द मदर कैन नॉट स्लीप, मम्मी सो नहीं पाई, एज द बेबी क्राइज ऑल नाइट, क्योंकि बेबी पूरी रात रोता है। तो हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए माँ सो नहीं सकती है, सो नहीं सकती, उसकी एबिलिटी बता रहा है, सोने की एबिलिटी नहीं। जैसे आप कहते हो नो नो आई कैन नॉट गो देयर बिकॉज आई हैव अ क्लास टू अटेंड, क्योंकि मेरी क्लास होती है, मैं नहीं जा सकता। ये कह रहा है बेबी पूरी रात सोता है, मम्मी पूरी रात रोता है, मम्मी सो नहीं पाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, कोई गलती नहीं है। और पहले क्वेश्चन पे आपको मिली एक मुंह तोड़ पटकी, है ना, पर कोई बात नहीं है, आपने सीखा। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए, ये बात याद रखो। तो जब तुम्हारा गलत होता है तो तुम सीखते हो, और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले मैं आपको एक सुंदर पटकी। अगला क्वेश्चन लगाइए दम। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम भी पास्ट टाइम वर्ड है। हाँ, तो देखो ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए रीडिंग भी तो करना पड़ेगी ना। अगर आप पढ़ रहे हैं उसका सेंस ही नहीं समझ रहे तो आप कैसे कर पाएंगे। आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं
कि आप रीडिंग कीजिए, दबा दबा के रीडिंग करिए। लुक दिस ब्यूटिफुल सीन, द सन इज राइजिंग। एक बार फिर से है नो एरर। भाई आज बहुत पटकी पड़ेगी तुम्हें ना, लेकिन सीखोगे, सीखना इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लास से कहीं और जाओगे प्रेजेंट डेफिनेट के क्वेश्चन बनाने तो भमोड़ दोगे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्यों? भावना को समझो तुम। वो कह रहे लुक, वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख, वही देख रहे हैं लुक। क्या है ये क्या लगा हुआ है? इतनी अंग्रेजी तो आदमी घर से भी पढ़ के आता है यार, गली का कुत्ता भी जानता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अगर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो ये क्या बता रहा है? आदमी हैरान हो गया। जैसे मान लो आप चल रहे हो, आपको सनराइज देखने जाना था, है ना, और सुबह निकल गए थे आप 4 बजे, आपको किसी ने बताया था भाई 5 बजे तक वहां पहुंचोगे सनराइज दिखेगा। ठीक है, तुम पहुंच गए हो, अभी सनराइज हुआ नहीं है, बैठे हो, एकदम तुम्हारा फ्रेंड दिखा, दिख 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 निकल रहा है, वो 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 उसी समय की बात है। ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है। क्या कह रहा है? लुक, देखो द ब्यूटीफुल सीन, वो देख सुंदर सीन, द सन इज राइजिंग, सूरज निकल रहा है। तो आंसर हो जाएगा डी। आई बात समझ में? शेल वी मूव फर्दर, आगे बढ़े। तो भावनाओं का खेल है भाई, ये लैंग्वेज है, ये तुम समझ रहे हो। एक बात को कहने के 1,000 तरीके हैं, इसलिए आपको रीडिंग करके ही आती है ना, रूल से नहीं आती है। आप जो भी रूल बनाते हैं वो टूट जाता है। आपने प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ के आए, यूनिवर्सल ट्रूथ उससे बनाएगा अब, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ बदल गया। क्यों? क्योंकि लुक लग गया। यही तो भावना की सुंदरता है। भावना ऐसे नहीं आती है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन आसान है, अब बार बार पटकी मारूंगा तुम भी कहोगे सर क्या है सर। तो ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन था, 80% ने सही जवाब दे दिया। हैड नहीं आना था। क्यों नहीं आना था? सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगाओगे, क्योंकि सेंटेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। क्यों बनेगा भाई पास्ट इंडेफिनिट में? बता रहा है हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है ये बात। क्या कह रहा है कि गांधी बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर द ब्रिटिश रूल इन 1940। 1940 में गांधी एक मुसीबत बन गए थे अंग्रेज के लिए, ये कह रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प्ड नहीं हो सकता। डिड डू डस के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इट हैज टू बी हेल्प, फर्स्ट फॉर्म, बात खत्म। 8 यूनिवर्सल रूल से क्वेश्चन था भाई, टेंस वेंस देखना ही नहीं था, है ना। तो बीच बीच में ऐसे झटके मैं तुम्हें दूंगा कि कोई क्वेश्चन 8 यूनिवर्सल रूल से आ जाए, तुम्हारी भावनाएं चेक करने के लिए, पिछला चेक करने के लिए। लगाओ अगला। ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन, मैनेजर जो था वो काफी कीन था
किस चीज को? कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन, कि अपना काम वो जल्दी से करा देता। मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन, किससे? सुधीर से। कब? कल। तो सारी बातें पास्ट की हैं। देखो भाई, ये सेंटेंस पास्ट में गया, ये वहां पे ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर, और यहां पे उसने फिर एक बार पास्ट टाइम वर्ड दे दिया, सब पास्ट में। तो ये अब क्यों ट्राई करेगा? ये सब तो गुजर गई बात, तो ये भी तो पास्ट में होना चाह रहा है। कह रहा है हालांकि मैनेजर जो था बड़ा उतावला था, कि इनका मतलब होता है ईगर, उतावला, उतावला था कि मैं अपना काम पूरा करा लूं सुधीर से कल, लेकिन कॉमा लगाया उसने, ही ट्राइज टू, वो अवॉइड करता है, करता है नहीं, उसने अवॉइड किया, तो ट्राइड हो जाएगा ना। अब क्या लगाएंगे? सी इज द करेक्ट आंसर। सब कुछ पास्ट में, तो ये भी पास्ट में, सी इज द करेक्ट आंसर। भाई समझ में आया तो बताइए, और डाउट है तो पूछिए जल्दी जल्दी। पोल नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, अपने पास नोट कर लो। जब पोल नहीं चलता तो हम अपने पास आंसर नोट करते रहते हैं ना, कोई बात नहीं है, पोल के मोहताज थोड़ी है। पोल के हमें प्रिपरेशन करने से रोक लेगा क्या? लगाओ अगला क्वेश्चन इसी बात पे। भाई साहब कौन है? डन क्यों आया? कौन है? डन क्यों आया? भाई तेरे कंधे पे पैर रख के बाल उखाड़ दूंगा। डन क्यों आया? 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ ले जाके, गेट लिखा है वहां पे। गेटिंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है। तुम खुद मुझे मौका देते हो अपनी बेइज्जती करने का। मैं बता रहा हूँ 8 यूनिवर्सल रूल पे जो भी काम चोरी करेगा मैं यहाँ पे रगड़ दूंगा उसे ना, नानी याद दिला दूंगा उसे। नानी, अगर किसी ने 8 यूनिवर्सल रूल की गलती कर दी, क्योंकि वो बेसिक है, अगर तुम्हें वो नहीं आया तो कुछ नहीं आया, तुम धरती पे बोझ हो, देश पे बोझ हो, घर वालों पे बोझ हो, जहां जा रहे हो, टीचर से जिससे पढ़ रहे हो उस पे बोझ हो। सबसे पहले 8 यूनिवर्सल रूल सीख लो, उसके अलावा कुछ मत सीखो जीवन में। सबसे पहली चीज है 8 यूनिवर्सल रूल सीख लो, नहीं तो जैसी बर्बादी तुम्हारे कल कदम चूम रही थी ऐसी आज चूमती रहेगी, और ऐसी आने वाले टाइम में भी चूमती रहेगी। तो हर वो बच्चा जिसने लिख दिया है कि यहाँ पे डन क्यों आया, बोझ है तू मेरे बच्चे, तू बोझ है, हर वो बच्चा जिसने डन पूछा है। गेटिंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है, पढ़ा चुका हूँ 8 यूनिवर्सल रूल में, है ना। मेरी तरफ से हाथ ढीले करके तो 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 मेरी तरफ से मारेगा तो मेरे हाथ जैसे मारियो, है ना, अपने मार ले ना, तो तुझे याद रहेगा कि एक गलती नहीं करनी है। अब ये देखो यार, ये तो सीधा सा बात है, बी इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ। अब मैकबेथ एक किताब है यार, एक ड्रामा है शेक्सपियर का लिखा हुआ, तो वो बदल थोड़ी जाएगा। कंटेंट का मतलब है उसमें था नहीं, आज भी है। आज खरीद लो, आज पढ़ लो। तो कंटेन्स, कंटेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, जनरल ट्रूथ है ये। बी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? भाई समझ आ रहा है? हाँ, ये आपने वर्तिका काजल जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वेश्चन पूछा है आपने मॉडल का ना। इतनी क्यूरियोसिटी हमें मन में अभी रखनी नहीं है, खासतौर से भावना को लेके, मतलब अंग्रेजी को लेके आप कंफ्यूज हो जाओगे। जितना पढ़ा रहा हूं वो समझना है, उस पे ही प्रैक्टिस करनी है। उसके आर का और उसके पार का सब पढ़ाया जाएगा, कब? वक्त के साथ साथ, है ना। मॉडल की क्लास होगी, शॉर्टर और शेल का डिफरेंस एकदम समझ में आ जाएगा। तो सब्र रखना है, जितना करा रहा हूं ये वही वाली बात है। जब मैं पहले दिन गया, मैंने कहा सर मेरे को बटरफ्लाई केक सिखा दो। सर बोले अभी कैसे बटरफ्लाई केक सिखा दूंगा? अभी तुम्हारी टांग ढंग से नहीं उठ रही है, पंजा टाइट नहीं है तुम्हारा, ठीक है, केक सीधी नहीं आ रही है, समझ रहे हो? अभी तुम्हारे वही हालात है, तो सारी चीजें तुम्हें समझ आएंगी, समझे? हाँ। तो देखो बड़ा आसान है, फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट। मैकबेथ एक किताब का नाम है, आज खरीदो कल खरीदो 5 साल बाद खरीदना, ये कंटेंसी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें ऐसा ही है, बस कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ एग्जाम में फंसेंगे। अगर तुम इस क्वेश्चन परेशान कर रहे हैं, मैं आसान कर दूंगा क्वेश्चन। तुम मेरे से कहो तो सही, सर ऐसे क्वेश्चन लाओ हम सबके सब बना दे, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम में से किसी का गलत नहीं होगा। जो पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन पूछूंगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन इतने आसान कर दूंगा तुम खुद भमोड़ दोगे, अगर तुम चाहते हो। तो भाई क्लास में गलत कैसे नहीं होंगे? कौन है प्रिया दुबे? अरे नाम तुम्हारा दुबे है, डूबे वाली हरकतें कर रही हो यार। तो लड़कियों का ही क्वेश्चन देखते हो, लड़कों का भी देख लिया करो।
बस कर दी तूने छोटी बात। नाम तेरा शिवम है, शिवम नहीं होना चाहिए था, नाम कुछ भी होना चाहिए था तेरा, ये नहीं होना चाहिए था। क्या भाई, नाम तूने शिव जी पे रख लिया। हरकतें तेरी सूपनखा वाली हैं। इफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन ए स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ विल प्रॉस्पर। आंसर होगा सी। अब पढ़ाएंगे बाद में, पहले कुछ डाउट तुम्हारे क्लियर करते हैं। पहली चीज मैं तुम्हें बता दूं, पॉइंट नंबर 1, अगर क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा है तो मैं गलत करा रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लर्न। पहली चीज, लर्न कब करोगे? वेन यू गेट रॉन्ग। जब तुम्हारा सही होता है ना, तुम्हें लगता है चैप्टर मेरे को आ गया, मैं इसमें बहुत आसान क्वेश्चन ला सकता हूं तुम्हारे लिए, तुम सारे बना दोगे। अगर सोचो मैंने ये क्वेश्चन पूछा होता, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये ले आऊं तुम्हारे लिए। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ए बी सी और डी। गली का कुत्ता भी बता देगा कि सर यहां पे तो राइजेस आएगा। और तुम अगर मुझसे ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो एनडीए लेवल का होगा या उससे भी एक लेवल ऊपर होगा, ताकि तुम्हारी ची बोल जाए, तुम कहो क्या मास्टर है, कभी इसकी क्लास में क्वेश्चन ही सही नहीं होता है। कभी मैं अब तुम्हारे क्वेश्चन सही नहीं होने दूंगा अपनी क्लास में। मैं तुम्हें आज की बात नहीं बता रहा हूं, वो क्लासेस जिनमें कोर्स कंप्लीट होने वाला है वो भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाते मेरी क्लास में। मेरा अंदाज ही ऐसा है पढ़ाने का। तुम्हारे क्वेश्चन कहां सही होंगे? मेरी क्लास से निकल जाओ, सब जगह क्वेश्चन सही होंगे। अगर तुमने मेरी क्लास में प्रैक्टिस करी है, फिर निकल के यहां से सब जगह सही होंगे तुम्हारे क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है एग्जाम में तुम्हारे सही होंगे, डीपीपी में तुम्हारे सही होंगे। डीपीपी के क्वेश्चन हमेशा तुम्हें इसके क्वेश्चन से आसान लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो डीपीपी का लेवल होता है मैं उससे ऊपर लेवल ले जाके तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके अलावा तुम कहीं भी, कहीं से, यूट्यूब से, किसी भी मास्टर से पढ़ के, बिना पढ़े उसके क्वेश्चन लगा दोगे अगर तुमने मेरे से पढ़ा है। तो मैं तुम्हें भाई एक टफ ट्रेनिंग कराता हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, बहुत टाइम। ये मैं टीचर वीचर बन गया, टीचर आया, मैं टीचर बाई चांस, मैं बनना कुछ और चाहता था। तो मैंने जो कहानियां पढ़ी, किताबें पढ़ी, जिन लोगों से मैं मोटिवेट हुआ ना, वो सारे के सारे यार स्पोर्ट्समैन थे। शुएब अख्तर ना अपने हाथ में यहाँ पे ईटा बांधता था, वेट बांधता था, वेट हाथ में वेट बांधता था, और बॉल जो होती थी उसको गीली कर लिया करता था। पुरानी बॉल गीली, वो पानी पी लिया करती थी, बॉल भारी हो जाती थी, और उस बॉल से वो प्रैक्टिस करा करता था। इसलिए जब वो, और उस बॉल से कोई मतलब है प्रैक्टिस करने का? हाथ में वेट बांध के कोई बॉल फेंकने का मतलब है? कोई मतलब नहीं था। ये मतलब कब दिखाई दिया? जब उसने ये वेट खोला और बॉल आई उसके हाथ में हल्की और छोटी। दुनिया के जो सबसे बड़े बल्लेबाज थे उस टाइम पे, उनको भी शोएब अख्तर की बॉल नहीं दिखी थी शुरू शुरू में। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, या वो सौरव गांगुली। सौरव गांगुली तो करियर खत्म करने वाला शोएब अख्तर था, ऐसा बॉलर था, क्योंकि मेहनत उस लेवल की थी। सचिन ने फिर उससे भी ज्यादा मेहनत करी, उसी बॉल को 160 की स्पीड पे मशीन में लगा के प्रैक्टिस करी। ठीक है, फिर सचिन ने सुताई लगाई, सहवाग ने सुताई लगाई, लेकिन क्या पहली बार में नहीं लगा पाए, पहली बार में समझ में नहीं आया हुआ क्या है। तो पॉइंट यहां पे मेरा क्या है कि भाई जब तुम्हारी ट्रेनिंग हार्ड होती है, ट्रेनिंग हार्ड होती है, तो मैच में तुम परफॉर्म करते हो। और अगर तुम्हारी ट्रेनिंग लुंड है तो मैच में कुत्ते की तरह पिटते हो। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम एग्जाम में कुत्ता बनो, मैं तुम्हें दोनों ऑप्शन दे रहा हूं। दो ऑप्शन है, या तो तू एग्जाम में कुत्ता बन जाए, क्लास में कुत्ता बन जा। एग्जाम में कुत्ता या क्लास में कुत्ता। कुत्ते का मतलब है तेरे क्वेश्चन एक जगह तो गलत होंगे ही। कुत्ते को बेचारे को हमारे यहाँ जलील रखते हैं ना समाज में, गाली जैसा मानते हैं, पर ऐसे है नहीं। कुत्ते का मतलब लॉयल होता है वैसे। ठीक है, पर कोई बात नहीं है। तो तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें एग्जाम में कुत्ता बनना है या क्लास में कुत्ता बनना है। एक जगह कुत्ता बनना तो जरूरी है। ये इसको बात को अगर सभ्य तरीके से कहूं तो कहते हैं, स्वेट इन द ट्रेनिंग सो दैट यू शुड नॉट ब्लीड इन दी वॉर। तो ट्रेनिंग के दौरान इतना पसीना बहा दो कि जंग में तुम्हारा खून ना बहे। समझे? बात समझ में आ गई है? समझदार के तो ठीक है, और गधे हो तो गधों का तो कोई इलाज ही नहीं है। गधों के लिए ना जंग में जगह है ना कुछ। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या है, कंडीशनल में है, कह रहा है अगर मेजोरिटी, तो अगर कह दिया इसलिए यहाँ पे विल शैल नहीं आया। दूसरा वाला मेन क्लॉज है तो इसमें विल आएगा ही, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वुड नहीं आ सकता।
हाँ, द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। सही बात है। मेरी जैसी इंग्लिश हो जाए 10-12 साल लगाना पड़ेंगे भाई, मेरी जैसी इंग्लिश करने में तो सब कुछ छोड़ के सिर्फ इंग्लिश अंग्रेजी पे ही काम करना पड़ेगा, तब मेरे जैसी अंग्रेजी होगी, या मुझसे भी पार निकलोगे। मेरे जैसी अंग्रेजी करेगी करोगे, इतनी इतनी की जरूरत नहीं है। चलो, रमेश स्माइल्ड व्हेन शी रिमेंबर्ड, व्हेन ही रिमेंबर्ड, तो पहले तो हम चैट बंद करें। कह रहा है रमेश मुस्कुराया, व्हेन ही रिमेंबर्ड, जब उसे याद आया, ना कि जब वो याद कर रहा था ना। तो ये आप आगे जानेंगे, इस तरह की जो वर्ब होती है ना, याद कर रहा था, ठीक है, जो वर्ब ऑफ सेंसेस होती हैं, वर्ब ऑफ पेस्ट होती हैं, वो इसमें नहीं आती। ठीक है, वो रिमेंबरिंग के लिए हमें वो याद कर रहा था, याद करते हुए नहीं मुस्कुरा रहा था, हिंदी में बोलते हैं जब उसने याद किया, जब उसे याद आया, व्हेन ही रिमेंबर्ड। सो रमेश स्माइल्ड व्हेन ही रिमेंबर्ड हिज hard early days, early years. My son usually visited his grandpa on the weekend. तो my son usually है ना, वीकेंड्स पे जाया जाता जाता है कहेंगे ना, तो विजिट्स हो जाएगा, हैबिचुअल एक्शन है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली, जब तुम दिल्ली से आ जाओगे, आई विल कम टू मीट यू, तो ये मुद्दे की बात हो गई, आई विल कम टू मीट यू, ये वाला विल सही है। आफ्टर यू विल रिटर्न, तो ये आफ्टर कंडीशन बता रहा है, तो ये वाला विल गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, जब तुम दिल्ली से वापस आओगे, ये हो गई कंडीशन। आई विल कम टू मीट यू, तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला लगाओ। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है ये, इसमें दिया हुआ है लास्ट संडे, लास्ट संडे क्या है, पास्ट टाइम वर्ड, तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। ऐसा सेम सेंटेंस मैंने आपको दिया था, सिर्फ आपको क्या करना है, हैज उड़ा देना है बस। तो माई मदर लेफ्ट फॉर कैलकाटा लास्ट संडे।
द टेररिस्ट डिड डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहानी खत्म, कन्फेस। तो ये 8 यूनिवर्सल रूल से क्वेश्चन था, आंसर हुआ बी। आई शैल नेवर से अ वर्ड अगेंस्ट माई गॉड, आई एम अ ट्रू ब्रीवर। तो भाई जब कह रहा है कि कभी नहीं कहेगा एक भी वर्ड अपने भगवान के खिलाफ, पक्का मानने वाला है, तो प्रॉमिस ओथ एम्फेसाइजेशन थ्रेट, विल कहोगे ना, विल पक्का मानने वाला है, आंसर हो जाएगा ए। इफ यू एवर मिसबिहेव लाइक दिस, अगर तुमने कभी ऐसे मिसबिहेव किया, यू शैल बी फायर्ड। तो प्रॉमिस ओथ एम्फेसाइजेशन थ्रेट यू के साथ लगाओगे तभी तो ऐसा होगा ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। He always tried to prove that the earth revolves around the sun। तो ये बात तो सही है, लेकिन ऑलवेज कह रहा है तो ट्राई इसका हो गया है, थोड़ी अब धरती ने घूमना छोड़ दिया है, तो ही ऑलवेज ट्राइज, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो ये और लगा लो, ये क्या है भाई, idioms and phrases। whoop it up। तो मान लो कि भाई आज क्या है, माहौल बहुत अच्छा है और आज तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम फाइनली जा रहे हो एनडीए। तो तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे भाई ने, किसी ने बड़े ने तुम्हें पार्टी दी और तुमसे कहा गो एंड वूप इट अप। ओके गाइस कम ऑन एंजॉय इन नाइस वे, कर हल्ला गुल्ला काट दे भाई। वो गाना नहीं, कौन सा है, जश्न करेंगे, वो मिल्खा सिंह में जो गाना है, तो दैट इज कॉल्ड वूप इट अप। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश होना, एंजॉय करना, उसे वूप इट अप, लेट्स पार्टी टुनाइट, लेट्स वूप इट अप। तो वूप इट अप ऐसे यूज होता है। बियर द पाम, ये अच्छा है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। वो हवन करेंगे ना, ऐसा कुछ सॉन्ग है।
बियर द पाम, बियर द पाम का मतलब क्या है कि पहले जमाने में जो लोग होते थे ना, हाँ जी, पहले जमाने में जो लोग होते थे, तो जब वे कोई जंग जीत जाया करते थे, तो अपनी विक्ट्री दिखाने के लिए एक बड़ा सा खजूर का पत्ता, खजूर का जो पेड़ होता है उसके पत्ते काफी बड़े बड़े होते हैं, वो तोड़ लिया करते थे और वो अपने हाथ में ले लिया करते थे। ये इस बात का चिन्ह होता था, साइन होता था कि हम जीत गए हैं। उसके बाद बहुत सारे कबीले, बहुत सारे ट्राइब्स, बहुत सारे छोटे बड़े राजा हुए जिनका जो झंडा था उस पर खजूर वाला पत्ता बना होता था, जिसका मतलब होता है विक्ट्री। तो बियर द पाम का मतलब है कि ये वो पाम, ये वाला पाम नहीं है, वो पाम ट्री से आया। तो बियर द पाम का मतलब है विक्ट्री से। क्या बियर द पाम का मतलब है पेड़ इनके हुए या खजूरें इनकी हुई, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो डेट्स इनकी हुई, तो विन वाला सेंस देता है ये, टू विन। बियर द पाम इज टू विन, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी। देखो भाई, ये होता है नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी, ये वाला। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी ने कुछ किया और सारा क्रेडिट तुम लेना चाहते हो, तो इट इज नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी। तो जब तुम चीजों का क्रेडिट लेना चाहते हो, वो चीजें जो तुमने नहीं भी की है ना, जैसे बहुत सारी मूवीज में भी दिखाते हैं, घर पे भी तुम दिखाते हो सारा काम मैं करता हूं, मैं करता हूं, तो दैट इज कॉल्ड नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी। सी इज द करेक्ट आंसर। द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन स्पेशली विद रेफरेंस टू साइज एंड डेस्टिनी। तो स्टैटिकल स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन की क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। बी इज द करेक्ट आंसर। डेमो जहां भी आ जाता है ना, इसका मतलब पीपल होता है। तो डेमागॉग भी कौन सा लीडर होता है? जो लोगों का बेवकूफ बना रहा हो, है ना, ऐसी एपिडेमिक जो बहुत सारे लोगों में फैली हो। तो डेमो जहां भी आता है, डेमो का मतलब लोगों से होता है। अगला क्वेश्चन, वांटिंग और ईटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड हो, वोरेशियस। वॉर जहां भी आता है, वॉर का मतलब ईट से होता है, ईट से। इसी से बनता है हर्बीवोर, कार्निवोर। ठीक है, सेवर, सेवर का मतलब होता है टेस्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट एंटोमोलॉजी। मैंने बताया था इनके एंटीने निकले होते हैं, एंटीने, एंटोमोलॉजी, एंटीने निकले होते हैं। कार्डियोलॉजी होता है तुम्हारा हार्ट के लिए। पैथोलॉजी डिसीजेस का टेस्ट होता है तुम्हारा, जहां पे यूरिन या ब्लड टेस्ट होता है, पैथोलैब, पैथलैब होता है वो। और इक्थियोलॉजी होता है फिश के लिए, इक्थियोलॉजी इज फॉर फिश, स्टडी ऑफ फिश। वन हु टॉक्स अ लॉट के लिए वर्ड आता है लोक्वेशियस। कोलैक्वल बातचीत होती है। सोलोलॉक्यू का मतलब होता है खुद से बात करना, और एलोक्वेशन का मतलब होता है बहुत क्लैरिटी से बात करना। कनेक्टेड विद द ईयर्स ऑफ बिफोर द ईयर, तो एंटेबैलम हो जाएगा, है ना। बेलोना, युद्ध की देवी, ये सारे तो मैंने आपको कराई है। टू मेक समबडी फील लेस एंग्री अबाउट समथिंग, तो लेस एंग्री अबाउट समथिंग कॉम्प्लेसेंट होता है, सेटिस्फाइड। बी नहीं, टू मेक समवन फील लेस एंग्री अबाउट समथिंग। इम्प्लेकेबल नहीं होगा, कॉम्प्लेसेंट सेटिस्फाइड होता है। प्लेकेट होगा, ठंडा करना किसी को, प्लकेट। एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्रीमोनियस, कड़वा, जिसके अंदर बिटर फीलिंग्स हो, है ना। अगला वर्ड है तुम्हारा टू मेक समथिंग लाउडर बिगर, तो मैग्नीफाई कर देते हैं ना, मैग्नीफाई, बड़ा चढ़ा के करना चीजों। मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है ना, बड़ा कर देता है वो। एबल टू वॉक, तो एम्बल जहां भी आता है ना, एम्बल,
इसका मतलब वॉक से होता है। एम्बुलेंट होता है जो वॉक कर सकता हो, एम्बुलेंस। सोनैम्बुलिस्ट जो सोते में चलता हो, फनैम्बुलिस्ट जो रस्सी पे चल के दिखाता हो, है ना। और एम्बुलेंस आप जानते ही हैं, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। दिस दैट इज सजेस्टेड डायरेक्टली और जो जो अनकहा हो, है ना, इनडायरेक्टली वर्ड में, तो उसे बोलते हैं टैसिट। टैसिट होता है अनकहा। टैसिटर्न जो कम बोलता है, रेटिसेंट भी यही होता है, सिनोनिम होता है। हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना, इम्पीड करना। गवर्नमेंट बाय नोबल्स, ये आपको मैंने पढ़ा है, एरिस्टोक्रेसी होता है, एरिस्टोक्राट। वन हु इज ऑल पावरफुल इज ओमनीसेंट, सब जानने वाला। ओमनी पोटेंट होगा, सारी जान जिसके पास, ये सब जानने वाला, ये सब खाने वाला, ये सब जगह प्रेजेंट है। और ओमनी पोटेंट सारी पावर है। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, सोमनैम्बुलिस्ट, अभी बताया मैंने आपको। इंसोमैनिक जिसको नींद नहीं आती, हाइप्नोटिस्ट जो हिप्नोटाइज कर लेता है, और पैसिमिस्ट निराशावादी, लिख नहीं सकता, कैन नॉट रीड और राइट, इलिटरेट होता है। एजुकेटेड नहीं होता है, एजुकेटेड तो हो जाहिल होता है, ठीक है। जो लिख पढ़ नहीं पाते वो इलिटरेट होते हैं। लिटरेसी और एजुकेशन में डिफरेंस है, बताएंगे कभी प्यार से। अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट, एस्ट्रोलॉजर नहीं होता वो, एस्ट्रोनॉमर होता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर तो वो होता है तुम्हारा हाथ देख के बताता है, तो मतलब तुम्हारे ग्रह के नक्षत्र वगैरह बताता है। मेटियोरोलॉजिस्ट मेटियोर से रिलेटेड है। टू गिव अ रिंग का मतलब है किसी को कॉल करना, ओके आई विल गिव यू अ रिंग टुमारो, डोंट वरी यू विल गेट अ रिंग टुमारो। टू प्ले डक्स एंड ट्रेल्स, टू प्ले डक्स एंड ट्रेल्स का मतलब है टू यूज केयरलेसली, है ना। जैसे ही हैज अ लॉट ऑफ मनी which he has got from his father and he plays ducks and trails, ना पैसा बर्बाद करता है। पुल योर सेल्फ टूगेदर का मतलब है शांत हो जाना, काम डाउन, काम डाउन, पुल योर सेल्फ टूगेदर। टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब है कोई टीथिंग प्रॉब्लम हो, जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है ना, दांत निकलते में दर्द होता है ना, टीथिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो शुरुआत में आने वाली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। टू अ टी, टू अ टी का मतलब है बिल्कुल, पॉइंट, टू द पॉइंट, मतलब प्रिसाइसली। टू अ टी का मतलब है प्रिसाइसली, ठीक है। तो आज आपने मेरे साथ पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर के कौन से इंडेफिनिट टेंस, इन पे क्वेश्चंस भी लगाए आपने। और होमवर्क क्या है, डीपी भी जरूर लगाइएगा इसकी, रीडिंग जरूर करिए और शेड्यूल फॉलो करते रहिए। हर दिन का आपका सेम होता है। किसी का कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ये एक नई किताब आई है जनरल एबिलिटी के लिए, इंग्लिश में है, आप चाहें तो ले सकते हैं। ये प्रिसाइज चैप्टर वाइज थ्योरी, सॉल्व एग्जाम्पल्स और काफी कुछ भी, वाईक्यूज वगैरह भी हैं इसमें। इसके अलावा ये कुछ बुक्स हैं, इनके बारे में कई बार बता चुका हूँ, किसी को चाहिए हो तो ले सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एसएसबी प्रिपरेशन के लिए ये दो हैंडल है, जिसको तैयारी करनी है वो स्कैन करके एसएसबी की तैयारी अभी से शुरू कर सकता है। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। किसी का कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द या खाज हो तो पूछ लीजिए। और आज के जो हमारे चीते हैं उसमें गुरु पंत सबसे नंबर 1, अक्षय नंबर 2, श्रेया, मोदी, आदित्य, दिव्यांश, कप्टन, मृत्युंजय, संदीप और नितिन, सब ने 14 14 ही ठीक करे यार, न किसी के 14 से ज्यादा न किसी के कम। ठीक है, चलो एक बार कमेंट बॉक्स भी देख लेता हूं तुम्हारा, डाउट बॉक्स, कोई काम का डाउट हो। रिस्पेक्ट सर, आई थिंक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम नॉट टू हैव गुड मैनर्स। अच्छा चलिए देख लेते हैं कौन सा वाला इडियम कह रहे हैं आप। नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी, देख लेते हैं, हो सकता है हम गलती कर गए उसमें, क्योंकि हमने नीचे वाला देखा भी नहीं था। हाँ जी, यहाँ आप ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आंसर डी कर लेंगे, सी काट देंगे। आइए सही कर लेते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन ही नहीं देखे। बे यार, क्या ये, हम्म
तो इसका आंसर डी कर लीजिए, ना कि सी। ठीक है, एक करेक्शन हो गया। और देखते हैं भाई क्या क्या डाउट है। अगेन तो रिपीट करके देख सकते हो ना सुमित, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है। अबे इससे तो इतने एक्सप्रेशन के साथ मैंने एक्सप्लेन किया ना, तुम्हें नहीं आया समझ तो अब नहीं आएगा, छोड़ दो उसे। सर मैंने कल बैच ज्वाइन किया है। क्यों देखते हो लाइव क्लास? नहीं देखनी है, पीछे सब बैकलॉग है, कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझसे नफरत हो जाएगी अगर क्लास देखी तो। शुरू से देखो जाके सारी क्लासेस। कुत्ता पाल लो, पता चल जाएगा लॉयल है नहीं, ये भी मैं बताऊंगा। या अपने आप को देख लो, तुम घर वालों के लिए लॉयल हो या नहीं हो। या घर वाले से कहो कुत्ता पाल ले और कंपेयर कर ले तुम में और उसमें, तो सबको पता चल जाएगा कौन लॉयल है। सर पोएट वाला कॉन्सेप्ट मीन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। समझ नहीं आया करे छोड़ दिया करो। देखो जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ना, अपना बेस्ट देता हूँ, कसम से बेस्ट देता हूँ, अपना बेस्ट। तो तुम्हें वो दोबारा देखना है, तीसरी बार देखना है, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो। इसका ये होगा क्या, क्यों होगा ये? नहीं, हम सही कर चुके हैं पहले ही। क्वेश्चन नहीं बनेंगे तुमसे, प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं करना है। वाई विल इज यूज, क्योंकि पूरा सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में है ना। जो मैंने आपको पढ़ाया एक बार जाके देखो कंडीशनल सेंटेंसेस, अभी आज ही जो बताया है। किसका डी होगा? अरे हाँ ठीक है, चलो डी होगा, ये तो बता दिया। ये उसमें तुम्हें ढूंढना पड़ेंगे, तुम्हें मिला नहीं होगा, होगा तो। हाँ, तो ये टिप दी चाहिए तुम्हें तो पहली क्लास देखो, पहली क्लास में सारी टिप्स हैं। चलो तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।